Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. आइए शुरू करते हैं discussion. This discussion helps you in both prelims and mains and various other examination. It also helps you in various interviews, right? तो आइए शुरू करते हैं discussion. The very first article here is states to conduct civil defense drills today. इस article से हमारे लिए important क्या होने वाला है? That this defense as a subject is given for the legislation to which of the following governments. आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में. You must be knowing, we have also discussed it during the census कि according to the Constitution of India 7th schedule में separation of power करने के लिए legislative जो laws बनाए जा सकते हैं governments की तरफ से, तो उनमें division किया हुआ है, separation of power किया हुआ है in the form of 3 list. जो जितने भी subjects होते हैं, जितने भी issues हैं, उनको 3 list में बांटा हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. तो इफ वी टॉक अबाउट द डिफेंस, तो वो कौन सी लिस्ट में आता है? दैट इज इन द यूनियन लिस्ट, राइट. तो डिफेंस के ऊपर जो लॉज बनाए जाएंगे, जो भी उसके लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, दैट विल बी एक्सक्लूसिवली टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट. तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस आर्टिकल में कि यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये डायरेक्शन दी है डिफरेंट स्टेट्स को कि आपको ये मॉक ड्रिल्स करानी है. एंड जब आप मॉक ड्रिल्स कराएंगे तो उसके बीच में डिफेंस ड्रिल्स कराएंगे कि इन केस इन फ्यूचर एनी इमरजेंसी सिचुएशन अकर्स, तो उसमें जो स्टेट्स हैं या डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो किस लेवल तक प्रिपेयर्ड हैं इंडिया में, राइट. कि उनमें अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो कोई गैप तो नहीं है डिफेंस सिक्योरिटी में, ठीक है. जब आर्टिकल में देखते हैं तो यहां पर आपको बताया जाता है कि जो रिसेंटली एक टेरर अटैक हुआ पहलगाम के बाद, तो उसमें हम हॉस्टाइल सिचुएशंस में अभी प्रेजेंट हो सकते हैं इन नियर फ्यूचर. तो उसमें बांटा गया है पूरे देश को 244 डिस्ट्रिक्ट्स में सेलेक्ट किया गया है, जिसमें कैटेगराइज किया हुआ है इनको 1, 2 एंड 3 कैटेगरीज कि जिस तरीके से यहां पर ड्रिल्स कंडक्ट कराई जाएंगी उसके बेसिस पर है ये. एंड ये जो ड्रिल्स हैं ये विलेज लेवल बेस्ड ऑन असेसमेंट डन इन 2005-2010 के बेस पर ये कैटेगरीज यहां पर बनाई गई थी. स्टेट्स को बोला गया है, उनको दे हैव बीन आस्क्ड टू ऐड टू द वल्नरेबल एरियाज लिस्ट बेस्ड ऑन देयर ओन असेसमेंट. वो उनको एक रिपोर्ट यहां पर बनानी होगी और उनको सेंटर को भेजनी होगी. तो आपको लगेगा कि फिर इसमें तो स्टेट कर रहा है. नो, दिस इज द डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन एंड स्टेट को मानना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि जो एक्सक्लूसिव लॉज मेकिंग या डायरेक्शन की बात अगर हम करें डिफेंस को लेके, तो वो एक्सक्लूसिवली किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, राइट. तो यहां पर जैसे एरिया को अगर हम ये बोले कि किसी भी एरिया को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट घोषित किया जाता है, तो हियर यू कैन सी कब किया जाता है? वाइटल इंस्टॉलेशंस हो, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, हमारी हैवी इंडस्ट्रीज जहां लोकेटेड है, वो जैसे कि रिफाइनरीज है, न्यूक्लियर प्लांट है, कैंटोनमेंट है, ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अंदर, उसको हम क्या बोल सकते हैं? डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं. तो स्टेट्स को यहां पर एक रिपोर्ट बनानी है, होम मिनिस्ट्री को भेजनी है, ताकि जितने भी गैप्स प्रेजेंट हैं इंडिया में उनको एनालाइज किया जा सके. उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको एक जो रिपोर्ट है वो सबमिट करी जाएगी. तो उसमें जितने भी गैप हैं उनको हम टाइमली फिल इन कर सके, इसलिए इस तरीके की मॉक ड्रिल्स यहाँ पर करवाई जाती हैं. एंड इसके बाद यहाँ पर मॉक ड्रिल्स इन दिल्ली एंड मॉक ड्रिल्स की अलग अलग एरियाज की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट डेफिनेटली एज अ सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये आपका फर्ज बनता है कि यू गो थ्रू दिस आर्टिकल वंस एंड ऑल्सो जो भी डायरेक्शंस आपको दी जाएं उनको आप बखूबी फॉलो कीजिएगा, राइट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हियर यू कैन सी ट्रेड पैक्ट गिव्स इंडिया जीरो ड्यूटी एक्सेस टू यूके. हम इकोनॉमी के टर्म्स में इन आर्टिकल्स को एंड टैरिफ्स को इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं दैट यू मस्ट बी लाइक वेरी मच अवेयर विद इट. जो लोग इससे पहले वीडियोस नहीं देख के आए हैं, दे कैन फॉलो द वीडियो, दे कैन फॉलो द चैनल एंड दे कैन गो थ्रू दोज वीडियोस आफ्टर 3rd अप्रैल. हमने बार बार जब से लिबरेशन डे ट्रंप ने मनाया है उसके बाद हमने बार बार डिस्कस किया है कि टैरिफ्स एंड वर्ल्ड इकोनॉमीज एंड बायलैटरल इकोनॉमीज कैसे अटैच्ड हैं एंड कैसे जो टैरिफ्स हैं वो एक दूसरे के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इंपैक्ट करते हैं, राइट. तो यहां पर अब ये नया एक चीज हमें देखने को मिली है. ऑल दो जो टॉक्स हैं वो बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं, नाउ फाइनली दिस ट्रेड पैक्ट हैज बीन साइंड एंड वी आर होपिंग फॉर सच ट्रेड पैक्ट विद यूएसए ऑल्सो. यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, जो लोग बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं उनको पता
होगा दैट फरवरी में, मैंने डिस्कस भी किया था कि फरवरी में एक जो बायलैटरल मीटिंग हुई थी उसमें कोशिश करी जा रही थी कि एक बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जा सके यूएसए के साथ. सो दैट इज व्हाई आल्सो इट वाज सस्पेक्टेड कि हम उस ट्रेड पैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम उसको वेट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई हमने रिटालिएट नहीं किया विद द टैरिफ्स, राइट. एंड नाउ वी आर आल्सो होपिंग, ये भी हो सकता है इन नियर फ्यूचर कि यूएसए के लिए जो हमारे टैरिफ्स हैं, रिटालिएट करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं कि अपने टैरिफ्स हम भी कम करें एंड उधर से फिर यूएसए भी टैरिफ्स कम कर देगा. तो ये टैरिफ क्या खेल है ये हमें अभी समझना पड़ेगा, राइट. तो ट्रेड पैक्ट गिव्स इंडिया जीरो ड्यूटी एक्सेस टू द यूके. तो यूनाइटेड किंगडम के साथ हम ये फ्री ट्रेड पैक्ट साइन कर चुके हैं. इसमें जो भी यूके के प्रोडक्ट्स हैं उनको 100% यहां पर एक फेस्ड मैनर में 100% फ्री जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इंडिया के अंदर जो भी यूके के प्रोडक्ट्स आएंगे उनके ऊपर जस्ट बिकॉज वो यूके से हैं तो उनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट अब तक टैक्स लगा रही थी. एंड ऐसे ही जो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट है वो भी इंडियन प्रोडक्ट्स जो वहां पर जाते हैं एक्सपोर्ट होके उनके ऊपर टैक्स लगाती है. मान लो यहां पर कोई चीज 100 रुपए की है तो वहां पर हो सकता है वो 150 रुपए की मिले, हो सकता है वो 200 रुपए की मिले, एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो चीज 1000 रुपए की मिले. डिपेंड करता है वेरियस सेगमेंट्स में कि किस प्रोडक्ट पर कितना टैरिफ लगाया जाता है, राइट. तो अब यहां पर जब हम बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो अगर वो चीज 100 रुपए की वहां पर मिल रही है यूके में तो 100 ही रुपए की यहां मिलेगी, एंड 100 रुपए की इंडिया में मिल रही है तो 100 रुपए की ही यूके में मिलेगी. ये कंसेप्ट होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का. मतलब हम अपनी जो ड्यूटीज हैं, जो टैक्सेस हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, वो कम कर देते हैं ताकि उनका जो प्राइस है वो कम हो सके. एंड ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ताकि से ट्रेड बूस्ट हो सके. हालांकि इसके साथ बहुत सारे कंसर्न्स भी राइज होते हैं. जो हम ये टैरिफ्स लगाते हैं, अब तक लगाते आ रहे हैं, इनसे क्या होता था कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, डोमेस्टिक मार्केट है, वो प्रोटेक्ट होके रहती थी, राइट. जो ट्रम्प की तरफ से भी जो ये डिसीजंस लिए गए थे टैरिफ्स को बढ़ाने का, ये उनका भी यही एक रीजन था दैट ही वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द अमेरिकन इकोनॉमी. वो प्रोटेक्शनिज्म की जो भावना है वो यहां पर हमें देखने को मिल रही थी. लेकिन अब यहां पर जो इंडिया एंड यूके की तरफ से जो ये ट्रेड डील साइन हुई है, इसका मतलब सिंपली हमें ये समझ में आ रहा है कि प्रोटेक्शनिज्म से ज्यादा नाउ वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग the trade, looking at the present day scenario, right. तो जो present day scenario है and economies में upheaval हो रहा है, imbalances आ रहे हैं, उसको लेके यहाँ पर. एंड आपको याद भी होगा निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आई एम सॉरी, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने भी ये बोला था कि ये देश अब मल्टीपोलर, ये जो दुनिया है अब मल्टीलेटरलिज्म के बजाय बायलेटरल रिलेशंस आर गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट. एंड इंडिया इस तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है. यूएसए के साथ उसके अलग रिलेशंस हैं, रशिया के साथ अलग रिलेशंस है, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूके, उनके साथ अलग रिलेशन. हर एक कंट्री के साथ बायलैटरल रिलेशंस को इंप्रूव करने की यहां इंडिया बखूबी कोशिश करता जा रहा है. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द जीरो ड्यूटी एक्सेस टू यूके. ये भी ध्यान रखना है, एकदम से ऐसा नहीं है कि आज से सारा सामान फ्री, ऐसा नहीं है. एक 10 साल का टाइम पीरियड लिया है. इसमें धीरे धीरे फेस्ड मैनर में धीरे धीरे टैक्सेस घटाए जाएंगे. इधर इंडिया की तरफ से भी इंपोर्ट ड्यूटीज घटाई जाएंगी एंड उधर से यूके की तरफ से भी वो ड्यूटीज घटाई जाएंगी, डिक्रीज करी जाएंगी, राइट. तो अगर हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स टू बेनिफिट, 99% ऐसे एक्सपोर्ट्स हैं जो इंडिया के जो बेनिफिट होंगे जीरो ड्यूटी की वजह से. ब्रिटेन को भी बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन इसकी वजह से रिड्यूस्ड इंपोर्ट ड्यूटीज फॉर कॉस्मेटिक्स, एरोस्पेस, मेडिकल डिवाइसेस, लैम्प, सामन, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, हर एक चीज पर इंडिया के जो कंज्यूमर्स हैं उनको फायदा मिलने वाला है. इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो बिस्कॉफ के बिस्किट के साथ आप रिलेट कर सकते हैं. इट इज वेरी वेरी कॉस्टली बिस्किट जो वहां बनता है, लेकिन अब ये जो ड्यूटी कम होने वाली है, इन नियर फ्यूचर वी कैन होप कि जो वहां से जो प्रोडक्ट्स आते हैं, यू मस्ट हैव सीन एट वेरियस शॉप्स जिनको स्पेसिफिकली ये बोला जाता है ये इंपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं और उनके प्राइसेस, इवन अ मियर सिंपल चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट के भी आपको प्राइसेस ऐसे मिलेंगे कि 500 भी मिल सकता है, 700 भी मिल सकता है. अब यहां से ये जो ड्यूटी फ्री अगर आप इनको कर रहे हो तो जो प्राइसेस वहां पर है वही प्राइसेस आपको यहां पर भी देखने को मिल सकते हैं, राइट. तो इसमें आपको हेल्प देखने को मिलेगी, राइट. साथ में इसमें यहां पर बात करी गई है ऑन दी एल्कोहल्स ऑल्सो, राइट. विस्की एंड जिन के ऊपर भी जो टैरिफ्स हैं उनको आधा कर दिया है एंड अगले 10 साल में उसको 50%, 75% से 40% तक भी लेके जाया जाएगा. एंड ऑटोमोटिव जो टैरिफ्स हैं वो 100% से 10% अब कर दिए हैं. तो ये दोनों ही कंट्रीज के लिए बहुत फायदेमंद है. इसके साथ साथ एक और आर्टिकल यहां पर आया है जिसमें जो फार्मर्स हैं, फिशरमैन हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनकी जो मार्केट है उसको एक बहुत बड़ा झटका मिलेगा.
जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, डोमेस्टिक मार्केट्स हैं, उनकी डिमांड अब डिक्रीज हो सकती है, जिससे जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो डिक्लाइन की तरफ जा सकते हैं। जब इंपोर्ट बढ़ता है बहुत ज़्यादा बाहर से, तो उससे उनको नुकसान भी पहुंच सकता है। इन दी केसेस ऑफ लैम, सामन, बिस्किट्स एंड यू हैव सीन वेरियस कैटेगरीज हेयर। तो एक प्रोटेस्ट इस तरीके से भी जा रहा है। इस चैलेंज को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, इस चैलेंज को कैसे एड्रेस करना है, ये भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया, दैट इज ट्रू, लेकिन इसके साथ जो चैलेंजेस एसोसिएटेड आते हैं उनको हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं। दिस विल गिव यू a complete whole coverage for your answer. Kindly prepare such answers in advance. Right, now we are moving to the next article, that is India climbs 3 sports to 130 among 193 nation in human developmental index. अगर हम इसकी बात करें human developmental index की, तो ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स जो HDI है, तो ये डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये किस कौन रिलीज करता है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा इट इज रिलीज्ड बाय UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहां से ये रिलीज होता है। 193 कंट्रीज में से इंडिया की जो रैंक है वो आई है 130, एंड दिस गिव्स डेटा रिगार्डिंग दी 2023 रिपोर्ट 2025 की है, लेकिन ये डेटा कौन से साल का दे रहा है, 2023 का जो ये डेटा है वो यहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें जो आर्टिकल में जो HDI है, ये आपको पता होना चाहिए, UNDP इसको रिलीज करता है। ये HDI क्या है कि इंडेक्स है, मतलब आपको ये कैलकुलेट करके बताता है कि डेवलपमेंट किसी नेशन में कितनी है, और जो इसका क्राइटेरिया है वो 0 से 1 के बीच में होता है, 0 to 1 के बीच में स्कोर किया जाता है। तो अगर आप मान लो आप लो डेवलपमेंटल कंट्री के बारे में बात करेंगे तो 0.55 से लेके आप 0.6 0.55 से भी जिसकी कम होगी, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू वंस। ओके, यहां हम लिख देते हैं 0.550 से जिसकी जो रैंक जो मार्क्स हैं, स्कोर्स है, वो कम होंगे, तो उसको हम डालेंगे लो कैटेगरी में। जिसकी जो क्राइटेरिया है वो 0.55 से 0 से 0.669, ठीक है, 669 नहीं 699 तक होगा, उसको हम बोलेंगे मीडियम, उसको हम क्या बोल देंगे, मीडियम। तो इंडिया का जो आप यहां पर देख रहे हो इट इज 0.676, तो इंडिया इन द कैटेगरी ऑफ मीडियम डेवलपमेंटल कंट्रीज। इसके बाद और कैटेगरीज भी हैं, जैसे 0.699 से है 0.888 तक, राइट। तो ये जो कैटेगरीज हैं इसके ऊपर जो है एक तो आएगी कैटेगरी हाई की, और उसके ऊपर आएगी वेरी हाई डेवलपिंग कंट्रीज। तो आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो इंडिया है वो किस में आता है, वो आता है एक मीडियम डेवलपमेंट कंट्री में, ठीक है, मीडियम डेवलपमेंट इसकी है। तो यहां पर अब हमें देखने को मिलेगा HDI वैल्यू इंप्रूव्ड टू, अच्छा ओके ओके आई एम सॉरी, तो जो 0.67 है ये थी 0.22 में, एंड 0.68 आई है 2023 में, तो स्लाइट इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है HDI में। अच्छा, HDI कैलकुलेट कौन से डायमेंशंस पर करी जाती है, डायमेंशंस जो इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये हैं, एक तो लॉन्ग हेल्दी लाइफ हो, सिटीजन्स की नॉलेज हो, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, राइट। इसके बेस पर जो क्राइटेरिया बनाए गए हैं वो क्राइटेरिया क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि कोई पैदा हो गया है, अब वो कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, इस कंट्री में पैदा हुआ है तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेंसी कि वो कितने साल तक जिएगा, उसमें भी हमने इंप्रूवमेंट करी है। 1990 से अब तक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, 72 ईयर्स तक यहाँ पर ये डेवलपमेंट बोली गई है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज करी है। उसके बाद दूसरा है कि एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जब अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब कितने क्या एक्सपेक्ट कर सकता है एक बच्चा कि कितने साल तक वो स्कूल कर सकता है। एंड ऑल्सो इसी में एक कैटेगरी आती है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब या आपने 10th क्लास में मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा जिसमें हम एक एवरेज निकालते हैं, राइट। एक टेबुलर फॉर्म में आपको एक डेटा दिया जाता था एंड उसको आप मीन मीडियन मोड निकालते थे, तो मीन क्या है कि एवरेज है। तो यहां पर भी आप ये बोल सकते हैं मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की एवरेज, ऑन एन एवरेज बच्चे कितने साल तक स्कूल में रहते हैं, राइट। तो पहले जब 1990 की बात करें तो लगभग 8 साढ़े 8 साल तक शायद बच्चे रहते थे, एंड अब जो ये स्कूलिंग है वी आर एक्सपेक्टिंग कि 13 ईयर्स तक, तो ये स्पेशली इंडिया में स्कूलिंग ईयर्स एक्सपेक्टेड है, मीन ईयर्स यहां पर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। देन उसके बाद यहां पर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर मैं बात करती हूं, देखो जो मैंने आपको डायमेंशंस बताई थी ना, सबसे पहले मैंने आपको बोला था लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के अंदर ये क्राइटेरिया आता
है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। दूसरा जो डायमेंशन मैंने आपको बोला था नॉलेज, नॉलेज में आपको यहां पर दो क्राइटेरियाज देखने को मिले, एक तो एक्सपेक्टेड स्कूलिंग के जो ईयर है और दूसरा है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। उसके बाद तीसरा जो क्राइटेरिया हमें यहां पर देखने को मिलता है वो है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। राइटिंग पे बिल्कुल नहीं जाना है, मैं आपको फटाफट, आप सुन भी रहे होंगे तो दैट इज वाई सुनने पे ज्यादा ध्यान देना, राइट। तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हम बात करें तो इसमें क्राइटेरिया चूज होता है GNI का, GNI, that is gross national income, and that too in the terms of PPP, that is purchasing power parity, ताकि जो नेशंस को हम कंपेयर कर रहे हैं, नेशंस में जो प्राइसेस डिफरेंस है वो यहां पर स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस हमें ना देखने को मिले। दैट इज वाई परचेजिंग पावर पैरिटी के बेस पर GNI कैलकुलेट होता है एंड उसको हम यहां पर रखते हैं। तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जब हम डायमेंशन देखते हैं उसके लिए जो डायमेंशन क्राइटेरिया है दैट इज GNI के बेस पर हम वो चीज कैलकुलेट कर लेते हैं एंड इसके बेस पर यहां पर 0 to 1 का जो स्केल है वो यहां पर मेंटेन किया जाता है। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए, नंबर 1 पे अब की बार कौन आया है, फर्स्ट कौन आया है, आइसलैंड। सबको पता होता है फर्स्ट कौन आया है, आइसलैंड, राइट। सेकंड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे आया है नॉर्वे। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो यहां पर आया है स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। लास्ट की जो कंट्री अगर हम देखें तो दैट इज साउथ सुडान, 193 पोजीशन पे साउथ सुडान आया है, देन उसके बाद 192 पे सोमालिया आया है, राइट। यहां पर अब ये ध्यान देने की बात है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें सभी लगभग किसमें आए हैं, मीडियम डेवलपमेंट में ही आए हैं। लेकिन चाइना इज इन दी हाई डेवलपिंग, नॉट इन दी वेरी हाई बट इन दी हाई डेवलपमेंट कंट्रीज, राइट। ओके, पाकिस्तान लो में है, दैट उसका जो क्राइटेरिया है वो 0.55 से नीचे है, राइट। ओके, तो हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर जो इंप्रूवमेंट बोल रहे हैं कि आपकी रैंक इंप्रूव करिए, 3 जो रैंक्स हैं आप ऊपर गए हैं, साथ में आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिला है कि आपका स्कोर बढ़ा है, लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। चैलेंजेस क्या कह रहे हैं कि इन इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इंडियाज HDI, जो इन इक्वालिटी है स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ जेंडर इन इक्वालिटी, ये अभी भी इंडिया में परसिस्ट कर रही है एंड इसकी वजह से जो हमारा स्कोर है वो अभी भी नीचे रहा है। 30.7% से हमारा स्कोर डिक्रीज किया है। हेल्थ एंड एजुकेशन इनइक्वालिटी में हम इंप्रूव किए हैं, लेकिन इनकम में और जेंडर डिस्पैरिटीज में अभी भी हमें बहुत ज्यादा काम करने की यहां पर जरूरत है, राइट। फीमेल की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ना और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, उसमें भी हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। फीमेल की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है दैट इज समवेयर नियर 35% ओनली, बाकी का जो है दैट इज विद द मेल 73%, 75% समथिंग, राइट। तो ये आपको यहां पर ध्यान देना है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को भी जब आप बढ़ाते हैं तब यहां पे आपका इनकम डिस्पैरिटी साथ में जेंडर डिस्पैरिटी दोनों को ही आप एड्रेस कर पाएंगे। हालांकि अभी रिसेंटली जो हमने लेजिस्लेशन में पार्लियामेंट में सीट्स रिजर्व कर दी हैं, बट स्टिल जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का वो बहुत ही कम है। यहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करी गई है तो इंडिया में वो 72 ईयर्स हो गई है 2023 में। आई टोल्ड यू 58 ईयर्स थी 1990 के आसपास यहां पर, राइट। एंड द रिपोर्ट एट्रीब्यूटेड दिस टू नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, आयुष्मान भारत है, जननी सुरक्षा योजना है। किस बेस पर ये इंप्रूव हुए हैं, उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं। ऐसे ही हम एजुकेशन की बात करें, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, राइट, मिड डे मील स्कीम, पोषण अभियान, ये सारे जो यहाँ पर हम प्रोग्राम्स चलाते हैं, आपको लगता होगा कि बहुत सारी स्कीम्स है, क्या क्या याद करें, लेकिन ये स्कीम्स चलाई क्यों जा रही है, ताकि हम ऐसे इंडेक्सेस में बेटर परफॉर्म कर सकें, राइट। जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएं तो वी एज अ कंट्री बिकम्स वेरी स्ट्रांग। अब अगर आपको कोई बोलेगा कि आइसलैंड बिल्कुल टॉप पर है, नॉर्वे बिल्कुल टॉप पर है, स्विट्जरलैंड इज वेरी टॉप, तो जब वो नेगोशिएशंस पर आते हैं तो उनका जो कंट्री है वो एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पे हम उनको देखते हैं। सिमिलरली जब इंडिया यहाँ पर अगर अपने जो जितने भी हालांकि इंप्रूव किया है, बट वी वांट कि हमारा जो इंडिया है वो धीरे धीरे अपने आप ही आगे जाए, अपने आप एज इन की जो ये हम स्कीम्स चला रहे हैं इनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो तो आगे बढ़े एंड वी कैन मूव वेरी फास्ट इन द हाई एंड वेरी हाई कैटेगरी वेरी सून, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल. Let's move on to the next article now. Okay. Just a second.
Yes, here you can see two articles are there. ये आर्टिकल मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ. फार्मर्स प्रोटेस्ट यूके ट्रेड डील सेइंग इट्स अ थ्रेट टू एग्रीकल्चरल एंड एमएसएमई. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आपने यहाँ पर ये ट्रेड करी है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, इसकी वजह से क्या होगा, दिस विल एक्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, फिश वर्कर्स एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट आर एंगेज इन फूड प्रोसेसिंग. जो भी फूड प्रोसेसिंग में यहाँ पर कंट्रीज इंक्लूडेड है, इसकी वजह से क्या होगा, जो इन्वॉल्व है उनकी वजह से क्या होगा, टैरिफ डिक्रीज करा है, उनको एक बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर झेलने को मिल सकता है. तो फार्मर्स की डिमांड को निग्लेक्ट करते हुए ये डील साइन हुई है, यहाँ पर लोगों का ये कहना है. ठीक है, नाउ हियर व्हाट वी वांट टू डिस्कस इज गगनयान मैन्ड मिशन लाइकली इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027. इसरो के चीफ ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी है. गगनयान मिशन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गगनयान मिशन क्या है. गगनयान मिशन इज अ 3 क्रूड स्पेस मिशन है, जिसमें हम 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे. क्रूड मिशन होगा, इसमें जो इंसान है उनको भेजा जाएगा इन दी स्पेस. ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस में जाएंगे एंड वहां पर जो वेरियस प्रोग्राम्स हैं, वेरियस जो लाइफस्टाइल, वहां पर कैसे जो लाइफ है वो कैसे जी जाती है, एंड वेरियस एक्सपेरिमेंट्स वहां पर वो करके आएंगे. नासा इज ऑलरेडी डूइंग इट. ठीक है, नासा तो ऑलरेडी कर रहा है एंड प्राइवेट प्लेयर्स आर ऑल्सो डूइंग इट. इफ यू गाइज रिमेंबर, वी रिसेंटली डिस्कस्ड अबाउट अ मिशन दैट इज एक्सियम मिशन. एक्सियम मिशन में इंडिया की तरफ से एक कैप्टन को भेजा गया है, एयरफोर्स कैप्टन है, उनको भेजा गया है शुभांशु शुक्ला, एंड ही इट हैज बीन सीन कि 550 करोड़ रुपए की लागत से उनको भेजा जा रहा है. इंडियन गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड 550 करोड़ रुपीस फॉर दिस. अब इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, कि वो वहां से एक्सपीरियंस लेके आएंगे एंड ही विल बी एबल टू गाइड द रेस्ट ऑफ द 2 जो मेंबर्स हैं, वो उनका जो एक्सपर्टीज है, वो जो उनका एक्सपीरियंस है, वो अपने गगनयान मिशन में काम आने वाला है. वहां पर जो भी कमियां आएंगी वो यहां पर सजेस्ट कर सकते हैं आके, एंड वी कैन इंप्रूव इन इट अ लॉट. ठीक है, तो दैट इज वाई आपको लगेगा कि एक इंसान पे इतना पैसा, दिस इज नॉट ऑन दी वन इंसान, दिस इज ऑन दी एंटायर स्पेस मिशन, कि वहां जाके ऊपर जाके फेल होने से बेटर है हम एक्सपीरियंस ले लें उसको ऑलरेडी, एंड देन वी कैन लॉन्च आवर गगनयान मिशन. हालांकि इसको लॉन्च करना था 2022 के आसपास ही इसको लॉन्च करना था, बट बिकॉज ऑफ द कोविड इसको डिले कर दिया था. एंड अब यहां पर बोला गया है कि फर्स्ट क्वार्टर में ही 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में ही हम सपोजिटली हम लॉन्च कर सकते हैं ये मिशन इन दी इंटरनेशनल स्पेस. राइट, तो यहां पर बात करी गई है कि जो पहला ये मिशन है, इससे पहले 2 और मिशन भेजे जाएंगे. बाय 3 टेस्ट लॉन्चेस इसमें करे जाएंगे. 2 अनक्रूड मिशन जाएंगे, 2 तो डायरेक्टली वैसे ही भेजे जाएंगे कि हाँ मतलब जो फ्लाइट है वो सही से हो रही है. दूसरे में हम एक रोबोट को भेजेंगे, एंड देन लास्ट जब ये 3 टेस्ट हो चुके होंगे, देन वी विल बी सेंडिंग आवर स्पेस क्रूड मिशन दैट इज इन द नेम ऑफ गगनयान, एंड दैट इज मोस्ट प्रोबेबली टू बी लाइकली इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2027 if everything goes on normally, because ये पहले भी कोविड जैसी सिचुएशन की वजह से डिले कर दिया था, and now also this has been delayed, right? Okay, for the first uncrewed mission expected later this year. अभी इस साल ये जो फर्स्ट uncrewed मिशन है शायद से इसी साल यहाँ पर ये डिले कर हम भेज देंगे. देन दूसरा जो मिशन है जिसमें हम रोबोट भेजेंगे, दैट इज व्योम मित्रा. व्योम मित्र को भेजा जाएगा. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्योम मित्र क्या है. व्योम मित्र इज द रोबोट दैट इज सपोजिटली टू बी गोइंग इन दी जो टेस्ट मिशन होगा गगनयान से पहले, उसमें हम इनको भेजेंगे. राइट, ओके जी. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल is important for your exam perspective. GS2 के लिए आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप समझ सकते हैं. हाउ द जुडिशरी मेंटेन्स अकाउंटेबिलिटी. ये आर्टिकल एक एक सवाल को एड्रेस कर रहा है यहाँ पर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से जुडिशरी पर बहुत सारे रिमार्क्स आए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे. उन्होंने बहुत बार ये भी बोला है कि जो आर्टिकल 142 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक कंप्लीट जस्टिस सर्व करने की कोशिश करते हैं, उसको एक मिसाइल की तरह यूज कर रहा है. राइट, एक बार बोला गया है कि जुडिशरी हैज बिकम सुपर पार्लियामेंट नाउ, एंड जो जुडिशरी है उसकी अकाउंटेबिलिटी हम कैसे चेक करें. ये वो अपने आप को रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग मानते ही नहीं है, अपने आप को इंडिपेंडेंट मानते हैं. तो इस तरीके के जब कमेंट्स आए हैं तो यहाँ पर ये आर्टिकल उन कमेंट्स के अगेंस्ट है. आपसे पूछा जा सकता है, दोनों ही चीजें आपके प्रिपेयर्ड होनी चाहिए कि कोई ऐसे सबूत है, कोई ऐसी बातें हैं जो इन चीजों को मानती हो कि ये सच बात है जो कमेंट्स आए हैं, या कुछ ऐसा आपके पास ये भी प्रूफ होना चाहिए कि ये सच बात नहीं है. सो व्हेन यू आर राइटिंग द क्रिटिकल असेसमेंट, तो इसमें आपको
आपको ये चीज हेल्प कर सकती है कि जो यहाँ पर जुडिशरी है वो अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन करती है। धीरे धीरे यहाँ पर एक एक बात के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो टर्म सुपर पार्लियामेंट है ये तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। क्यों नहीं है इसका कोई भी सिग्निफिकेंस? क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो सबसे ऊपर है। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट इज इलेक्टेड बाय द फ्री विल ऑफ पीपल, एंड पीपल का जो फ्री विल है वही तो डेमोक्रेसी की एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्ट है। दो फ्री विल ऑफ पीपल ही डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करते हैं, एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हाउ कैन यू से कि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, जुडिशरी इज अ सुपर पार्लियामेंट? यहां पर एक केस का भी आपको एग्जांपल दिया गया है, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बार बार कोर्ट ने बोला है कि जो जुडिशियल पावर्स हैं जितनी भी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे रहा है, एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज फुली सिक्योर्ड बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब जब आप इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं वो सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से है। जैसे भी आपको जज देख, कोई भी जज ऐसा आपको दिखेगा कि वो सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर किसमें है? कॉन्स्टिट्यूशन में है। जब आप सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो ही नहीं करोगे तो हो सकता है ना कि किसी जज के अगेंस्ट एक जो रिमूवल का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। जैसे ही जब अगर आपको दिखेगा कि वो जो अपने कंट्रोल हैं उनको एक्सेस ऑफ पावर देखने को मिलेगी, मतलब उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको फटाफट ये यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर अगर ना हो तो ये वायलेशन होगा आर्टिकल 50 का, एंड द गवर्नमेंट विच होल्ड्स मेजॉरिटी कैन प्रोसीड विद द रिमूवल ऑफ द जजेस कंसर्न। तो आराम से सेपरेशन ऑफ पावर, तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ जुडिशरी को पावर दिया है, पार्लियामेंट को भी पावर दिया हुआ है। अगर जजेस लग रहे हैं पार्लियामेंट को कि वो अपनी जो पावर को एक्सीड कर रहे हैं, वो अपनी पावर को साइड लाइन कर रहे हैं, तो जजेस को रिमूव करने का प्रोसीजर आप शुरू कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। दूसरा यहां पर बोल रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट को आप डायरेक्शन नहीं दे सकते। रिसेंटली क्या हुआ था कि जो एसेंट है उनको बहुत लंबे समय तक गवर्नर्स एंड जो प्रेसिडेंट हैं बहुत कभी देखने को मिलता है कि एक बहुत लंबा टाइम पीरियड ले लेते हैं एंड वो पॉकेट वीटो एंड विद होल्ड करके रहते हैं अपने एसेंट को। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, राइट। वो लॉ नहीं बन गया, डायरेक्शन दी थी कि प्रेसिडेंट एंड जो गवर्नर हैं उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टाइमली, बहुत जल्दी मतलब टाइमली एज इन बहुत जल्दी भी नहीं, एक टाइम फ्रेम के अंदर रहते रहते आप या तो एसेंट दे दीजिए या फिर आप रिटर्न कर दीजिए बिल को। मतलब जो भी प्रोसीजर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग टाइमली आप एक डिसीजन यहां पर सुना सकते हैं, राइट। तो यहां पर बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है, जैसे इंडिया रिपब्लिक कंट्री है तो इलेक्टेड हेड है, यहां पर गिविंग असेंट टू द बिल इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट व्हिच इज वेल विद इन द लिमिट्स ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। जो पावर है प्रेसिडेंट के पास असेंट देने की वो विद इन द सॉवरेनिटी प्रिंसिपल है, लेकिन अगर उसको इनऑर्डिनेटली डिले करा जाएगा, बहुत लंबे समय तक अगर आप उसको डिले ही करते रहोगे तो उसकी वजह से जो सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल है वो भी तो कम हो रहा है। एंड जो मेन जो एस्पेक्ट है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, वो जैसे जिसमें आता है सॉवरेनिटी भी, जिसमें आती है डेमोक्रेसी भी, जिसमें आता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट भी, तो उसमें आप कैसे डिले कर सकते हैं, उसके ऊपर यहां पर बात उठाई गई है। प्रेसिडेंट को डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, वो प्रेसिडेंट को सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप टाइम के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर रहते रहते ही क्या कर दीजिए, असेंट दे दीजिए। तो जुडिशरी सेटिंग अ टाइम फ्रेम फॉर गिविंग असेंट टू द बिल इज कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी के साथ कंसिस्टेंसी में है। अगर आप टाइम फ्रेम दे भी रहे हो, आप प्रेसिडेंट से जो असेंट का पावर है वो नहीं छीन रहे हो, यू आर जस्ट गिविंग ए डायरेक्शन, यू आर जस्ट डायरेक्टिंग कि आप एक टाइम फ्रेम के अंदर रहते रहते ये प्रोसीजर कर लीजिए। यू आर नॉट विदड्रॉइंग द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यहां पर यह बात करी गई है। देन उसके बाद बोला गया है कि अकाउंटेबिलिटी की आप कैसे बात कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी के नाम पर तो कभी भी जब भी आपका मन करेगा, मन नहीं, जब भी ऐसा दिखेगा कि जुडिशरी अपने पावर को ओवर रीच कर रहा है, आप बखूबी उनको जजेस को रिमूव कर सकते हैं। साथ में कभी भी ऐसा लगे कि जो जुडिशरी है वो लॉज को मना कर रहा है, लॉज को पास नहीं होने दे रहा है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जुडिशरी के उस लॉ को हटा के, जुडिशरी की डायरेक्शन को हटा के नया लॉ पास कर सकते हैं। दे कैन ऑलवेज डू दिस। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि ताकि कोई भी जो ब्रांच है, ना ही लेजिस्लेटिव, ना ही एग्जीक्यूटिव, ना ही जुडिशरी, ये अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाए, दैट इज व्हाई हमेशा एक चेक एंड बैलेंस रखा है। तो जुडिशरी हमेशा चेक कर सकता है पार्लियामेंट की भी पावर्स को, एंड पार्लियामेंट कैन चेक द पावर्स ऑफ जुडिशरी ऑल्सो, राइट। तो यहां पर यही बोला गया है कि पार्लियामेंट as mentioned above, all judicial powers have been vested in the constitution में ही है, सब कुछ है, right। once any of them go beyond it, he or she may be removed from that on the basis of proved misbehavior, that is violation of the constitution। यहाँ आखिर में बोला गया है कि जब भी कोई constitutional
जस्ट एक सेकेंड, हाँ जी, ये बोला गया है मोर ओवर पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू सेट असाइड अ डिसीजन ऑफ द कोर्ट इफ रिक्वायर्ड बाय मेकिंग अ न्यू लॉ। नया लॉ बना दो, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं पसंद है, आप मेजोरिटी में है, तो आप नया कानून बना दीजिए, राइट। तो यहां पर बोला गया है यही कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दी है जुडिशरी को रिव्यू करने के लिए, एंड वही पावर को यूज करते हुए जुडिशरी पिटिशंस एक्सेप्ट करता है एंड उसके ऊपर डायरेक्शंस देता है। दिस इज नथिंग लाइक सुपर पार्लियामेंट, दिस इज नथिंग लाइक कि आप उसको मिसाइल की तरह यूज करते हो। आर्टिकल 142 का भी यहां पर एग्जांपल दिया गया है कि आर्टिकल 142 इज वर्थ मेंशनिंग व्हेन देयर इज नो एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जब किसी टॉपिक पर, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, फ्रेमर्स थे, उनको पता था कि इन नियर फ्यूचर डिफरेंट सिचुएशंस आ सकती हैं जिनका अभी हमें पता नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर ऐसी सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं, तो उनके लिए भी पहले से ही हम एक प्रोविजन बना के रखें कि इन केस ऐसा होता है तो जुडिशरी अपनी इस पावर को यूज करके उसमें जजमेंट दे सकता है, बिकॉज दे थिंक जुडिशरी इज केपेबल इनफ। सो दैट इज व्हाई यहां पर भी बोला गया है आर्टिकल 142 इज वर्थ मेंशनिंग। जब किसी जगह पे, किसी भी टॉपिक पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल या पार्लियामेंट्री लॉ नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या इशू पे, तो सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेस्टेड विद द पावर, ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ही बोला था, विद द पावर टू बिकम द कस्टोडियन एंड सोल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर फ्रेमर्स ने ही कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बाउंड्रीज हैं, उन्हीं के अंदर रहते रहते ही जो पार्लियामेंट, जो जुडिशरी है, वो ये रूल्स फॉलो कर रही है, वो डायरेक्शंस दे रही है। तो यहां पर यही बोला गया है व्हेनेवर द कंट्री फेसेस लार्ज स्केल टर्बुलेंस इन ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर, constitutional authorities and citizens both need to look एट द इवेंट्स विद अ लिबरल माइंडसेट, कि जब एक टर्बुलेंस आती है, हर एक सेक्टर में हमें टर्बुलेंस देखने को मिल रही है, तो जो सिटीजंस हैं एंड इवन ऑल्सो द अथॉरिटीज, तो उनको एक लिबरल माइंडसेट रखना चाहिए एंड शुड अवॉइड डूइंग और स्पीकिंग एनीथिंग विद माइट विच माइट अल्टीमेटली प्रूव डेट्रीमेंटल टू डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिमेंट्स, कि ऐसा ही कुछ नहीं बोल देना चाहिए जो आपके डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। तो दिस वॉज डायरेक्टेड एट द प्रेसिडेंट, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट, राइट। तो ये सब आपको बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच कैसे नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसमें अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप ये जो एग्जांपल्स है ये यूज कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को सॉवरेनिटी मेंटेन करने के लिए ही डायरेक्शन दे रहे हैं। वो यहां पर ये नहीं कह रहे कि आप एसेंट नहीं दे सकते हैं, वो उनकी पावर छीन रहे हैं, उनको सॉवरेन रख रहे हैं, लेकिन बस साथ में क्या बोल रहे हैं कि एक टाइम फ्रेम के अंदर ये सॉवरेनिटी अगर प्रैक्टिस की जाए, दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द लॉ मेकिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी साइड आप ये बोल रहे हैं कि आपके पास जो पावर 142 के अंदर दी है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ही दी है कि अगर इन केस ऐसी सिचुएशन हो जिसके ऊपर अभी तक कोई लॉ, कोई कानून, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है, तो उसके ऊपर जुडिशरी ही आप एक फैसला ले सकती है। सो दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू गिव दिस आर्टिकल अ रीड बाय योरसेल्फ, ठीक है। आपने अभी वीडियो देख ली है, आपने सुन लिया है इस टॉपिक को, अब एक बार इसको खुद से भी पढ़िएगा जरूर, राइट। सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।